नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई। आप ही में से जो मन से तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, कुछ ऑफिसर बनेंगे, कुछ इंस्पेक्टर बनेंगे, और जो टाइम खराब कर रहे हैं वो अगले साल का फॉर्म फिर से भरेंगे। मेरे दोस्त, सीजीएल के एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं मेरे दोस्तों, 50 दिन ही रह गए। और आपको पता है कि हम अपनी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर हर सैटरडे संडे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री करवाते हैं, जिसको हर हफ्ते 50,000 से ज्यादा जेन्युइन बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। और मैं आपकी जो है जानकारी के लिए बता दूं, ये वही 50,000 बच्चे हैं जो सिलेक्शन लेने के दावेदार हैं 2025 में। तो आप इनसे डायरेक्ट कंपटीशन करिए। और मैं कह रहा हूं कि जितने भी लाइव टेस्ट होते हैं, आप एक बार सबको बाजू में रख के कंपेयर कर लीजिए। जो हम क्वालिटी दे रहे हैं मेरे दोस्त, उसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इसको कोई लड़के नहीं बना रहे, इसको बना रहे हैं टॉपर्स, जिनकी अंडर 500 रैंक है सीजीएल 2023 और 2024 में। और सबसे अच्छी बात, उसके बाद टीचर्स भी इसको रिव्यू कर रहे हैं, और मैथ्स वाला सेक्शन मैं तैयार कर रहा हूं। और आप हमारी आर्ट तो समझती हैं कि हमने जो कंपाइलेशन कर दी वो सबसे बेस्ट है। तो मेरे दोस्त, मॉक टेस्ट 21 जून 22 जून का ये लाइव है, आप जाके एप्लीकेशन पे लगाइए मेरे भाई, मैं इसका पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा पूरा। ये हमारी एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग पर, लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है। जैसे आप यहां लाइव टेस्ट पे क्लिक करेंगे, आपको जो है मॉक टेस्ट मिल जाएगा मेरे दोस्तों। सैटरडे संडे 2 दिन के लिए एक्टिव रहता है, तुरंत आपका स्कोर कार्ड, रैंक, परसेंटाइल, सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पे करवाता हूं। इससे पहले हमने जितने भी ऑल इंडिया लाइव टेस्ट करवाए बच्चों, उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी है। ये प्लेलिस्ट है जी, ठीक है जी, देखो ना, सारे ऑल इंडिया लाइव टेस्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो किसी बच्चे ने नहीं देखे, जाके देखिएगा। ये समय केवल मॉक टेस्ट लगाने का है, प्रैक्टिस करने का है मेरे भाई। पढ़ा आपने बहुत लिया, मॉक टेस्ट लगाइए अच्छी क्वालिटी वाले। आप कुछ प्रीवियस ईयर के भी लगाइए और नए मॉक टेस्ट भी लगाइए, ठीक है। तो सब बच्चे हमारी एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग को डाउनलोड कर लो, ठीक है ना। लैपटॉप से लगाओगे तो और ज्यादा फायदा होगा मेरे भाई, ठीक है ना। बहुत देखो, 40-50 लाख बच्चे अगर फॉर्म भर रहे हैं तो 1.5-2 लाख की सीरियस तैयारी करते हैं, और उसमें से 50-60 हजार बच्चे ही मॉक टेस्ट की जो है हद तक पहुंच पाते हैं। वही सबसे काबिल बच्चे, वो सारे यहां पर हैं एप्लीकेशन पर। तो आप ये समझो कि आपका कंपटीशन रियल जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे उनके बीच होगा। शुरू करते मेरे भाई, कॉपी पेन लेके बैठो। ये मैं वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं, फायदा तभी होगा जब आप पहले पूरा टेस्ट अटेम्प्ट कर लोगे। देखिए सवाल, मैंने प्रीवियस ईयर के सवालों को भी कंपाइल किया है यहां पर। ये देखो, आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, ये वाला जो है पहला ही। बोला है, एट वॉट रेट परसेंट पर एनम, किस ब्याज की दर से विल द सिंपल इंटरेस्ट इन 14 ईयर, 14 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी बी 21/40 ऑफ सम इन्वेस्टेड। यानी कि सवाल में बोला किस ब्याज की दर से 14 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया, उसका 21/40 हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 21/40 है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का मूलधन का 21/40 है। लेकिन कितने साल में बेटा? 14 साल में। 14 साल में अगर 14 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का 21/40 है फ्रैक्शन में, तो एक साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल में, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा, 14 से डिवाइड कर दीजिए एक साल का। 7 या 21, 7 दूनी 14 मेरे भाई, ये 40 की 2 में गुणा हो जाएगी 3/80। यानी कि एक साल में आपको प्रिंसिपल पर इतना परसेंट ब्याज में, इतना ब्याज मिलेगा एक साल में। लेकिन ये आया है फ्रैक्शन में, इसको परसेंटेज में बदल लो भाई। हर बच्चा जानता है 3/8, 3/8 होता है 37.5%, लेकिन ये 3/80 है, 10 से भाग हो रहा है, तो 37.5 को 10 से भाग देंगे डायरेक्ट, 3.75% इसका आंसर है। और ऐसे करना होता है, वो फॉर्मूला कुछ नहीं लगाना गधे की तरह। हमें ये बात पता है कि 3/8 37.5% होता है। तो यहां मेरे भाई 10 से भाग कर रहे हैं हम, 10 से भाग करेंगे तो यहां भी 10 से भाग हो जाएगा, बात खत्म। आइए, The area of 3 adjacent faces of a solid cuboid are 190, 285 and 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. What the volume of cuboid? बहुत बढ़िया। देखिए, एक घनाभ, घनाभ आप समझते हैं, मान लीजिए जैसे हमारी किताब है, इस घनाभ का कोई भी कोना पकड़ लीजिए, इस कोने पर 3 आयत मिलते हैं। देखो, एक सामने ये रेक्टेंगल है,
एक ये लेफ्ट साइड में रेक्टेंगल, एक नीचे रेक्टेंगल है, दिख रहा है, हर कोने पे 3 आयत। इन्हें बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस या आसन फलक। अगर किसी क्यूबॉइड के 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया दिए हैं तो इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि अंडर रूट 190 गुणा 285 गुणा 150, ये आ जाएगा। और ये हमको कैलकुलेशन करनी है मेरे भाई, लेकिन हमने ऐसी कैलकुलेशन को ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। बस ये तो देखते आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन कुछ करना भी नहीं पड़ा सवाल में, ऑप्शन ही जो इतने आसान है। कि मेरे दोस्तों यहां ना 2 जीरो आ रही है, तो अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो आंसर के एंड में 1 जीरो जरूर आएगा, वो एक ही ऑप्शन में 6 नहीं आएगा, यूनिट 0 ही आएगा मेरे भाई, बात खत्म। आइए, पूरा नहीं करना सवाल। सवाल नंबर 3 बताओ, कॉस 15 डिग्री साइन 7.5 डिग्री कॉस 7.5 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, नया सा सवाल जो है हमने डाला है मेरे भाई, ये प्रीवियसर नहीं है, है ना, फ्रेश है क्वेश्चन, लेकिन आने की पूरी उम्मीद है। कॉस 15 डिग्री, ये है मेरे दोस्तों साइन 7.5 डिग्री, है ना, ऐसे लिख लेता हूं, साइन 7.5 डिग्री इंटू कॉस 7.5 डिग्री। ये बताओ, देखो भाई, आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला सुना है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे सवालों में आपको फॉर्मूला बनाना है केवल। अगर मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो कोई गलती क्या की क्या हमने? नहीं मेरे भाई, लेकिन ये चीज क्या बन गई, 2 साइन 7.5 इंटू कॉस 7.5 डिग्री, है ना, 2 साइन ए कॉस ए, ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया मेरे भाई, ये साइन 2a का फॉर्मूला बन गया। तो 1/2 कॉस 15 इंटू, है ना, साइन 2, यानी कि साइन 7.5 का दुगना, साइन 7.5 डिग्री का दुगना, यानी कि साइन 15 डिग्री आ गया। ये कॉस 15 डिग्री साइन 15 डिग्री हो गया। फिर वापस से वही चीज करो, अगर मैं दोबारा यहां 2 से गुणा और 2 से भाग कर दूं तो मैंने कोई गलती की क्या? नहीं, कोई गलती नहीं की। लेकिन ये चीज क्या बन गई? फिर से ये चीज क्या बन गई मेरे भाई? ये चीज बन गई, देखो 2 दूनी 4, तो 1/4 हो गया, 2 साइन ए कॉस ए, फिर से ना 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2 ए, 2 साइन 15 कॉस 15, तो ये क्या बन गया मेरे भाई? साइन 2, यानी कि 15 दूनी 30 से साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/4 गुणा 1/2, आंसर इस सवाल का 1/8 हो गया। हालांकि ये स्टेप्स इतने जो है इजी हैं कि आप मेंटली कर सकते हो। 1/8 इसका आंसर था, बढ़िया सवाल। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 4, करो बच्चों। असिस्टेंट लोको पायलट सीबीटी 2 का है। अब आप तो पेपर करोगे नहीं, आप सीजल वाले हो, लेकिन उसका अच्छा सवाल पेपर टीसीएस नहीं बनाया, मैंने मॉक में डाला, आपको करना पड़ेगा, है भैया, तभी तो नौकरी लगेगी। एक दुकानदार 30 रुपए पर केजी की दर से चीनी बेचता है, जिसे उसने 24 रुपए पर केजी की दर से खरीदा था। बेईमानी करते समय वह बाट पर अंकित 1000 ग्राम के वजन के स्थान पर केवल y ग्राम चीनी ही देता है। इस प्रकार दुकानदार को कुल 66/2/3% का ओवरऑल प्रॉफिट होता है। वाई का मान ज्ञात कीजिए। गजब, शानदार सवाल, ऑस्कर विनिंग। देखो मेरे भाई, एक दुकानदार 2 तरीके से जो है पैसा कमा रहा है, वो प्राइस भी बढ़ा रहा है और वजन में भी घपला कर रहा है। दुकानदार चीनी बेचता है, दुकानदार चीनी खरीदता है 24 रुपए केजी की, 24 रुपए किलो, और उस चीनी को बेचता है 30 रुपए किलो, यानी कि प्राइस बढ़ाकर बेच रहा है दुकानदार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24 रुपए किलो की चीनी 30 रुपए किलो की बेच रहा है, लेकिन वो अपने कस्टमर को वजन भी कम दे रहा है। अगर बाट पर 1000 ग्राम लिखा हुआ है वजन, तो 1000 ग्राम नहीं देता, केवल y ग्राम चीनी ही देता है, यानी कि वो कस्टमर को 1000 ग्राम चीनी बताकर केवल y ग्राम चीनी ही दे रहा है, यानी कि दुकानदार मेरे भाई y ग्राम चीनी कस्टमर को देके 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है। तो दुकानदार के हिसाब से सोचो ना, दुकानदार ने y ग्राम चीनी दी, पैसा 1000 ग्राम का ले लिया, ये प्रॉफिट हो गया जो है बाट में घपला करने की वजह से। और कुल प्रॉफिट क्या हुआ है मेरे भाई? सक्सेसिव होगा इन दोनों की गुणा, कुल प्रॉफिट है 66/2/3%, 33 सही 1/3% का दोगुना, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होते 2/3, तो कुल प्रॉफिट 2/3 है। अल्टीमेटली 3 का सामान 5 में बिका, अल्टीमेटली 3 का सामान 5 में बिका। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, तो 5 से आपका ये हम 1000 काट लेते हैं मेरे भाई 200 बार, और ये आपका 6 पंजे 30 और ये 6 चौक 24, आप बोलोगे जी सर, और 4 से आपका 200 भी काट लेते हैं हम 50 बार, तो
तो ये 50 पंजे 250 तिया 750, तो y का जो मान है 750 आ गया और ये ग्राम आ गया। यानी कि दुकानदार 1000 ग्राम की बजाय केवल 750 ग्राम चीनी ही दे रहा है। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 5। आज का जो मॉक टेस्ट है वो मॉडरेट है मेरे भाई। 23 से 24 सवाल आपके इजीली बन सकते हैं, 23 से फुल भी आप कर सकते हो। त्रिकोणमिति का साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान। सवाल के 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं मेरे भाई। एक बात समझना, इस सवाल में ये थीटा क्या है, कोई एंगल है, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं भी थीटा नहीं आ रहा, यानी कि थीटा की किसी भी वैल्यू पे सेम आंसर आएगा। तो आप अपनी मर्जी से थीटा का कोई मान रख लो, लेकिन 090 नहीं रखूंगा, 10 कॉट प्रॉब्लम करेगा मेरे भाई। तो आप यहां पे थीटा को 45 डिग्री पुट कर लो भैया, 45 डिग्री पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। थीटा 45 रखोगे तो ये क्या है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा। साइन थीटा 1/√2 प्लस कॉसेक थीटा √2, तो क्या आ गया मेरे भाई, ये √2 गुणा √2 2 हो गया, 2 और 1 3/√2, 3/√2 हो गया मेरे दोस्त। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, 3/√2 का स्क्वायर 9/2, ये 9/2 आ गया। सेम चीज मेरे भाई ये भी होगी, क्योंकि cos 45 भी 1/√2 होता है, sec 45 भी √2 होता है, तो 3/√2 का स्क्वायर 9/2, ये 9/2 हो गया। tan 45 1 होता है, cot 45 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो 9/2 + 9/2 9 आ गया, 9 में से 4 घटाऊंगा 5, तो भाई इस सवाल का आंसर 5 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है ना। आसान से सवाल, बेहतरीन क्वेश्चन मेरे भाई। ये बताइए, सवाल है आपके सामने 6, करो। व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रेसिडिंग द जीरोस इन द वैल्यू ऑफ 430 की पावर 2975। बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल है, सीसेट का क्वेश्चन। मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई, सवाल को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। बताइए, आपके सामने एक नंबर दिया है क्या, 430 की पावर 2975, ये नंबर दिया है मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। बोला इसकी वैल्यू में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक क्या है, जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिखा 3216000, तो देखिए लास्ट में तो 3 जीरो, ये नहीं बताना, जीरो से पहले जो राइट मोस्ट डिजिट है यानी कि 6, ये बताना है। समझ में आई बात। तो मेरे दोस्त आप इसको अगर ध्यान से देखो तो इसका मतलब 430 का मतलब होता है 43 गुणा 10, यानी कि 43 की पावर 2975 गुणा 10 की पावर 2975, ये हो गया ना, 43 दूसरा 4, 10 की पावर 2975, ये हो जाएगा मेरे भाई। देखो 10 की कितनी भी पावर करोगे तो एंड में जीरो ही क्रिएट होंगी, है ना, 10 से तो जीरो ही आएगा एंड में। जो 10 के बाद जो नॉन जीरो डिजिट आएगा मेरे भाई, वो यहां से आएगा, यहां से, यानी कि आपको केवल इसका यूनिट डिजिट निकालना था, इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालना था। और यहां एंड में क्या है, 43। भाई यूनिट निकालने का फंडा क्या है कि पावर को 4 से भाग करो, पावर को 4 से भाग करो, 2975 है, पावर को 4 से भाग करो, पावर को जब 4 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट के 2 डिजिट को करना पड़ता है ना, 75 को 4 से भाग करो, 72 कट जाएगा, बचेगा 3, 3 बचेगा, तो यानी कि यूनिट डिजिट जो आएगा 3 की पावर 3। कभी भी ऐसा सवाल आए, पावर को 4 से भाग करो, जो रिमाइंडर होगा यूनिट डिजिट उसी से निकलेगा मेरे भाई। यहां पे यूनिट डिजिट की पोजीशन यूनिट डिजिट आएगी तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में आता है 7, यानी कि 7 आएगा। जीरो के बाद जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट वो होगा ना, वो 7 होगा मेरे भाई। समझ में, अच्छा सवाल, ठीक है भाई। आगे चलेंगे जल्दी से। 7वां सवाल, स्टेशन ए से बी तक एक बस की चाल 55 किलोमीटर पर आवर है, स्टेशन बी से ए तक वापस आते समय बस की चाल 95 किलोमीटर पर आवर है। पूरी जर्नी के दौरान बस की एवरेज चाल क्या है। एक बस ए से बी तक गई, फिर लौट के वापस सेम रास्ते बी से ए तक आई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2s1s2 बटे s1 + s2, है ना। गई 55 की स्पीड से बस है भाई, और आई है 95 की स्पीड से, तो फॉर्मूला लगा दीजिए मेरे भाई, 2 × 55 × 95, और नीचे क्या करना है, इनको जोड़ना है। 95 55 + 95 कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये 150 हो जाएगा। ठीक है जी, किसी को कोई समस्या।
तो देखिए 25 से कट जाएगा ऊपर, ये 11 बार और ये 5 19 बार, और ये जाएगा मेरे भाई 6 बार, और 2 से आपका 6 भी कट जाएगा 3 बार। तो 11 गुणा 19 यानी कि 209/3, 209/3 आ गया। 3 चिंग 18, 2 3 नाम 27, 69:2/3, 69:2/3 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन है ना। तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी सा। कॉफी और चाय के प्राइस का रेशियो 3:4 है। एक परिवार द्वारा कंज्यूम की गई क्वांटिटी, रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय ए फैमिली 4:7। तो कॉफी और टी के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है मेरे भाई? अरे आप में से हर कोई ये जानता है कि खर्चा बराबर जो होता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। खर्चा बराबर आप जो भी चीज खा रहे हो उसका प्राइस, और कितना आप कंजम्पशन कर रहे हो, क्या उस चीज की खपत है, ये कंसेप्ट होता है। यहां पे कॉफी और चाय के प्राइस का रेशियो 3:4 है। कॉफी चाय के प्राइस का रेशियो 3:4 है, ठीक है। और एक फैमिली कॉफी और चाय जो कंजम्पशन कर रही है, कंजम्पशन की गई मात्रा का रेशियो 4:7 है। पूछा है कॉफी चाय पर खर्च होने वाली राशि का अनुपात, पूछा है ना एक्सपेंडिचर का, कॉफी और टी पर, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने प्राइस के रेशियो की और कंजम्पशन के रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दी, ये खर्चे का रेशियो आ गया है भी, क्योंकि खर्चा बराबर है प्राइस गुणा कंजम्पशन, प्राइस का रेशियो गुणा कंजम्पशन का रेशियो, सीधी गुणा कर दी, 4 से 4 आपका कट गया, आंसर आ गया मेरे भाई 3:7, ठीक है ना। कॉफी चाय ही ना सब जगह, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। बताओ, इतना सरल सवाल है मेरे भाई, 1 सेकंड में हो जाएगा। तो हर लेवल के सवाल टेस्ट में है। 9वां क्वेश्चन देखिए, 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमेंशन वाले क्यूबॉइड के आकार के धातु को एक ठोस टुकड़े के घन के आकार में ढाला जाता है। इस घन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? भाई एक क्यूबॉइड को पिघला के हमने क्यूब बना दिया, तो जब भी हम पिघलाएंगे तो क्या वॉल्यूम को सेम कर देंगे? मैंने मान लिया कि जो हम घन बना रहे हैं पिघला के, घन की जो भुजा है वो स्मॉल ए है। अच्छा, क्यूबॉइड है, एक सॉलिड पीस ऑफ मेटल है क्यूबॉइडल, इसकी शेप कितनी है, डायमेंशन 12 9 2, इसका वॉल्यूम क्या आएगा, LBH, 12 गुणा 9 गुणा 2 मेरे दोस्त, ठीक है जी। और बराबर क्या आएगा, क्यूब की साइड मैंने ए मानी है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, तो 12 निम्मा 108 दूनी 216, ये 216 हो गया। और 216 6 का क्यूब होता है, मैं क्यूब रूट ले लूंगा तो क्यूब की साइड 6 आ गई, घन की भुजा 6 आ गई। आपसे पूछा है घन का लिटरल सरफेस एरिया, बहुत सारे बच्चे जोश जोश में गलत कर देंगे। लिटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, 4a² फॉर्मूला होता है। और यहां पे क्यूब की जो साइड है वो 6 आई है, तो 6 का स्क्वायर 24 है भाई, 6 का स्क्वायर 36, 36 चौका 144 आ जाएगा, ये ए ऑप्शन है, ठीक है ना, सही है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10, फिर से त्रिकोणमिति का सवाल आ गया। 29 tan थीटा बराबर 31 है, तो 1 + sin 2 थीटा बटे 1 - sin 2 थीटा, खत्म। बताओ मेरे भाई, ये सवाल मैं शीट में भी कराता हूं, ये इतना बेहतरीन सवाल है कि आप जब भी मॉक में आया एग्जाम में, आपको लगना चाहिए कि मैंने करा हुआ है। इस सवाल का आंसर परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा, डी ऑप्शन 900, एक ही नंबर है। कैसे मेरे भाई, 29 tan थीटा बराबर 31, तो सारी दुनिया ये लिख सकती है कि tan थीटा बराबर 31/29, tan थीटा बराबर 31/29, सही है। ये 1 + sin 2 थीटा 1 - sin 2 थीटा होता क्या है, तो मैं आपको पहले कंसेप्ट बताता हूं। बच्चों में आपसे ये पूछूं कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, जरा बताना बच्चों आप लोग मुझे। तो भाई a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 + 2ab, यानी कि 2 sin थीटा cos थीटा, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। और अच्छी और मजे की बात यह है कि ये बच्चे 2 sin थीटा cos थीटा जो है, इसी को हम sin 2 थीटा कहते हैं, इसी को हम लोग sin 2 थीटा कहते हैं, यानी कि sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर 1 + sin 2 थीटा। अगर sin माइनस cos का होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो 1 - sin 2 थीटा हो जाएगा।
ये कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा पता होना चाहिए। यही तो कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है भाई। ऊपर है 1 + sin2 थीटा, यानी कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। नीचे है 1 - sin2 थीटा, यानी कि साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, है ना। नीचे माइनस है ना, 1 - sin2 थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर नीचे दोनों पे ही ये होल स्क्वायर हो जाएगा। बताइए, ये सवाल है जो मुझे करना है। मैंने साइन कॉस में ब्रेक कर लिया। देखो टेन थीटा क्या होता है, ये सवाल त्रिकोणमिति का है ही नहीं, अब रेशियो का है। टेन का मतलब होता है बच्चों साइन बटे कॉस। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और ये क्या दिया, 31/29 है मेरे भाई। अब आप खुद बताओ, आपको रेशियो देके रेशियो ही पूछ रहा है, तो आप साइन थीटा की जगह 31 रख दीजिए और कॉस थीटा की जगह 29। डिग्री सेम है ना। साइन थीटा की जगह 31, कॉस थीटा की जगह 29। तो 31 + 29 60, और नीचे 31 - 29 2, यानी कि 60/2 आ गया 30। 30 का स्क्वायर करूंगा 900, 900। यही आंसर है बच्चे। और यही चीज आपको समझ जानी चाहिए थी पहले कि दिस इज अ होल स्क्वायर नंबर। होल स्क्वायर नंबर, आंसर शुड बी इन होल स्क्वायर। अच्छा सवाल है मेरे भाई, आगे चलते हैं। ये बताइए, एक बोतल के प्राइस में पहले 15% का इंक्रीज किया जाता है। लेटर द प्राइस वॉज डिक्रीज बाई 24% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। बाद में बिक्री कम होने लगी, भी प्राइस बढ़ा दोगे बिक्री कम हो जाएगी, 24% प्राइस कम कर देते हैं। तो आपसे पूछा नेट परसेंटेज चेंज क्या होगा बोतल के फाइनल प्राइस में। अच्छे अच्छे सवाल भी डाले, पेशेंस बनाए रखो अभी, ठीक है। सक्सेसिव का सवाल है भाई, पहले मैंने बोतल का प्राइस जो जोश में 15% बढ़ा दिया, फिर जैया बोतल बिकनी कम हो गई, फिर जो है हमने उसका प्राइस 24% कम कर दिया। तो नेट चेंज क्या आएगा, 15 और -24 का सक्सेसिव। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों x + y + xy/100। 15 - 24 -15 × 24/100। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 15 - 24 कितना आएगा जी, -9। और ये क्या आएगा, 15 × 24 360। 360 को 100 से भाग करेंगे तो 3.6। 360 को 100 से डिवाइड करेंगे तो -9 और -3.6 आ गया, माइनस का 12.6। ये माइनस आया, माइनस का मतलब कि भैया बॉटल का प्राइस डिक्रीज हुआ है। माइनस साइन आने का मतलब बॉटल का प्राइस घटा है। तो इंक्रीज वाले तो आंसर है ही नहीं बेटा, डिक्रीज हुआ है, कमी हुई है 12.6% की। यहां पर बी ऑप्शन सही बनता है। आया समझ में, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 12। ये बताओ, क्वेश्चन सीएचएसएल 2023 मेंस का है। ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई 5 सेंटीमीटर, एक्स जेड से 7 है। क्यू वाई जेड पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि एक्स क्यू जो है एंगल एक्स को बाइसेक्ट करता है। यानी कि एंगल बाइसेक्टर का सवाल है मेरे भाई, और इस सवाल में कोई भी दम नहीं है। सीधा थ्योरम, अगर आपको थ्योरम पता है तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये जो है एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड। मान लीजिए प्यारे बच्चों कि ये एक त्रिभुज है एक्स वाई और जेड, जिसमें ये एक्स वाई 5 सेंटीमीटर का है और बच्चे ये एक्स जेड 7 सेंटीमीटर का है। क्यू वाई जेड पर एक पॉइंट है कि एक्स क्यू जो है एंगल एक्स को बाइसेक्ट करता है। तो भाई ये लाइन है एक एक्स क्यू, है ना, जो ये एक्स क्यू जो है वो एंगल एक्स को समद्विभाजित कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा वाई क्यू से। ये वाई क्यू से क्यू जेड का रेशियो, वाई क्यू से क्यू जेड का रेशियो बताना है। बताओ भाई, किसी भी ट्राइंगल में आप एक एंगल का बाइसेक्टर खींचते, ये एंगल बाइसेक्टर आपने खींचा है ये, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को क्यू पे मिल रहा है। अब इस साइड के दो टुकड़े कर दिए, तो एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में वो एंगल बनाने वाली साइड होंगी। हमने एंगल एक्स का बाइसेक्टर खींचा, एंगल एक्स बनाने वाली साइड 5 और 7 सेंटीमीटर है, तो ये वाई क्यू से क्यू जेड का रेशियो जो आपसे पूछेगा ये भी 5-7 ही होगा। वाई क्यू से क्यू जेड का रेशियो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ना।
तो 3-4 सवाल ऐसे जरूर आएंगे पेपर में जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे होंगे, इसलिए फॉर्मूला तो अच्छे से याद होना चाहिए, इनमें कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है। और ये सारे फॉर्मूला आपको हमारी इस बुक में मिलेंगे, मैथ्स कंसेप्ट किंग में, ठीक है ना। खासकर ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, दुनिया भर के फॉर्मूले हैं इसमें, सब चित्र बना के अच्छे से हिंदी इंग्लिश सोफिस्टिकेटेड भाषा में एग्जाम्पल के साथ है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, ये भी इसमें बताई गई है, उस पर सवाल भी करवाए गए हैं, ठीक है ना। ये बुक होनी चाहिए अगर आपके पास खुद के बने हुए नोट्स नहीं है। चलें आगे, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13, करो जी इसका क्या आंसर है। दो ट्रेन ए और बी है, वो दो स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ चलना शुरू करती हैं जो एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, ठीक है। यदि ट्रेन बी को जर्नी पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए को जर्नी पूरी करने में कितने घंटे लगे। बहुत बेहतरीन सवाल है, और इस सवाल का सोर्स भी मैं बता दूं आपको। यह सवाल है यूपी कांस्टेबल के पेपर का, यह सवाल है यूपी कांस्टेबल के एग्जाम का। लेकिन आप तो इस सवाल तक पहुंच नहीं पाओगे, लेकिन सवाल ऐसा है कि एग्जामिनर की नजर पड़ गई एसएससी वाले की, तो इसको डाले बिना वो रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये हमारी खास बात है कि मैं जो है अलग अलग एग्जाम के सारे क्वेश्चन मेरे पास टाइप है वो डालता हूं। तो दो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन एक्स और वाई। मान लीजिए कि ये स्टेशन एक्स है और यहां पे ये दूसरा स्टेशन वाई है। यहां से दो ट्रेन चलना शुरू करती हैं, ए और बी एक दूसरे की ओर, और इन दोनों, ये जो दो स्टेशन है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बात को समझे, अब सुनते रहिएगा, जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे सुनना। ए और बी जो है एक साथ यात्रा को शुरू करती हैं, एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं, और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। तो यहां से मेरे दोस्तों ट्रेन ए आ रही है, ये ट्रेन ए है, और यहां स्टेशन वाई से ट्रेन बी आ रही है। समझ में आया। और ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को यहां मिलेंगी, यहां पार करेंगी भी, पार करके ये इधर आ जाएगी बी, ए उधर चली जाएगी, ठीक है जी। स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर, मान लीजिए कि यहां ये मिली है पॉइंट जेड पर, तो स्टेशन एक्स से कितनी दूरी है, 225 किलोमीटर। अब आप मुझे बताओ ये दूरी कितनी आएगी वाई से जेड तक। 600 में से 225 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 375 किलोमीटर। बोलो, बात को समझे। आप बोलोगे हां जी सर। अब एक बात बताओ, दो ट्रेन एक साथ चलना शुरू करते हैं, खटक, दोनों ट्रेन एक साथ चली 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 चलती रही, बीच में मिली, तो दोनों ट्रेनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। जितने टाइम में ट्रेन ए एक्स से जेड तक आई है, उतनी ही टाइम में ट्रेन बी जो है यहां वाई से जेड तक आई है। यानी कि दोनों ही ट्रेनों ने सेम टाइम लिया है। और आपको पता, अगर टाइम सेम है तो जो उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। अगर टाइम सेम है तो भैया डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। ट्रेन ए ने कितनी डिस्टेंस चली, 225, बी ने 375, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या इनके द्वारा चलेगी, 75 तिया 225 और 75 चौका 300, 75 पंजे 375, यानी कि 3:5 इनके द्वारा चलेगी। डिस्टेंस का रेशियो 3:5 है, तो मेरे भाई इन दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो भी 3:5 होगा। मैंने पता लगा लिया कि दोनों ट्रेन यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 है, ये मैंने पता लगा दिया मेरे भाई। समझ में आया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये सारा मसाला इसलिए दिया था कि आप स्पीड का रेशियो पता लगा सको। अब भूल जाइए, अब इस सारी चीज को कतई भूल जाइए, इसका आगे के सवाल से कोई लेना देना नहीं है। भाई सीधा ही कह देता तो हमारा काम आसान हो जाता, लेकिन यह बात भी घुमा फिरा के बताए कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:5 है। सवाल बोला ट्रेन बी को जर्नी पूरी करने में 8 घंटे लगते, ट्रेन ए को जर्नी पूरी करने में कितने समय लगेंगे। ट्रेन बी जो है वाई से एक्स तक जा रही है पूरी जर्नी, ट्रेन बी को पूरी जर्नी में 8 घंटे लगा है। तो पूछे ट्रेन ए को, ट्रेन ए कहां जा रही है, एक्स से वाई जा रही है मेरे भाई, ट्रेन ए को पूरी जर्नी में कितना समय लगेगा। एक बार बताओ, अगर पूरी जर्नी की बात करें हम तो दोनों ही ट्रेन ए और ट्रेन बी सेम डिस्टेंस जा रही हैं। अभी ट्रेन ए जा रही है एक्स से वाई, ट्रेन बी जा रही है वाई से एक्स, तो दोनों ही ट्रेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
अगर दो ट्रेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। सेम डिस्टेंस कवर करने में अगर इनकी स्पीड का रेशियो 3:5 है तो ट्रेन ए और बी के लगने वाले टाइम का रेशियो रिवर्स होगा, 5:3, ये रिवर्स होगा। सवाल के अकॉर्डिंग ट्रेन ए को पूरी जर्नी में, नहीं ट्रेन बी को लगता है 8 घंटे, तो 3 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 8/3। तो 5 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5 गुना, यानी कि 40/3 घंटे। तो ट्रेन ए को कंप्लीट जर्नी में 40/3 घंटे लगेगा। 40 यानी कि 13 × 3 = 39, 40, 13 सही 1/3 आवर। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। डी करेक्ट है। बेहतरीन सवाल मेरे दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है 14 एलजेब्रा का। x√y + y√x 182, x√x + y√y 183। तो पूछा है 1.8 × x + y क्या होगा। ये मेरे हिसाब से इस मॉक टेस्ट का बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट सवाल है। अब मुझे बताओ जी कैसे करेंगे आप इस सवाल को। देखो सवाल ना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको देखने में, पर हम आपको तरीके बता देते हैं। या प्रॉब्लम क्या है कि यहां x भी है, √x भी है, y भी है, √y भी है। तो इजी करने के लिए, हालांकि ये ना करो तो भी काम चल जाएगा, आप एक काम करो, यहां पे √x को आप a मान लीजिए, √x को स्मॉल a, और यहां आप √y को स्मॉल b मान लीजिए, ठीक है ना। अब आप खुद बताओ, अगर √x a है तो x क्या आएगा, a²। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने √x को a माना है तो x क्या आएगा, a²। √y को मैंने b मान लिया, a²b। आप खुद सोचो कि √y का मान b है, √y का मान b है, तो y क्या आएगा, b², और √x को मैंने माना है a, बराबर 182। यहां ध्यान से देखेंगे तो ये ab कॉमन आ गया, तो बचेगा a + b बराबर 182। बोलो यहां तक कोई समस्या। इक्वेशन 1 बन गई। x√x क्या है, x√x, अगर √x a है भाई, √x का क्यूब ही तो होता है, √x का क्यूब होता है x√x। बोलो हां, मैंने √x को a माना है, तो x√x क्या आएगा, a का क्यूब। मैंने √y को b माना है, तो y√y क्या आएगा, b का क्यूब। a³ + b³ बराबर 183। कोई डाउट इसमें यहां तक। √x का क्यूब ही तो √x गुणा √x, √x को मैंने a मान लिया, तो भैया क्या आ गया, x√x a³ लिख सकते हो, इसे b³, ये आ गया। अब बताओ मेरे भाई, तो मेरे पास यहां पर दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन तो ये है a³ + b³, और एक ये है। क्या करें इसका, हमें निकालना है यहां पे 1.8 x + y, 1.8 x + y, x + y यानी कि √x अगर a है तो x का मान a² आएगा, √y अगर b है तो y का मान b²। मुझे ये निकालना है a² + b²। ये सवाल है। अब बताओ बच्चों, ये दोनों दिया गया, ये बताओ ये कौन से फॉर्मूले में आते हैं भाई। ये फॉर्मूले में आते हैं a³ + b³ है ना, a + b के होल क्यूब में। आप खुद बताओ a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसी फॉर्मूले में तो आ रहा है, क्योंकि a³ + b³ आपका 183 है, a³ + b³ 183 है, +3, और ये आपको दिया हुआ है ab × a + b, ab × a + b आपका 182 है। तो 182 का 3 गुना कितना आएगा मेरे भाई, 546, और इसमें जोड़ेंगे 183 तो कितना आ जाएगा, 729। तो a + b का क्यूब 729 आ गया, 729। मेरे भाई अगर a + b का क्यूब ही 729 है तो a + b आपका 9 आ गया, 9 का क्यूब 729 होता है, a + b आपका 9 आ गया, 9। लेकिन हमें a + b नहीं चाहिए, हमें चाहिए a² + b², a² + b² चाहिए। a + b 9 आ गया। देखो यहां रख दें, अगर मैं a + b की जगह 9 रख दूं, सुनना, ये a + b है, ये a + b की जगह 9 रख दूं, तो ab × 9 बराबर 182। तो ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, 182/9। ab का मान जो आ जाएगा 182/9 आ गया, 182/9।
मेरे पास a प्लस बी है, मेरे पास ए बी है, क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं निकाल सकता? अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ही फॉर्मूला होता है इन दोनों की टर्म में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक मॉक टेस्ट में ऐसा सवाल तो होना ही चाहिए जो लंका लगा दे मेरे भाई। a प्लस बी आपका 9 है, 9 का स्क्वायर 81 माइनस ए बी आपका 182/9 है, 182/9 का दुगुना कितना आएगा भाई? 364/9, 364/9। तो 81 निम्मा 729। अब 729 में से आप लोग 364 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 365। 365/9 आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 365/9। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। सवाल मेरा हो चुका है क्योंकि 1.8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया भैया 365/9। 1.8 से 9 5 बार कट जाएगा मेरे भाई, और 5 से 365 कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73। तो इस सवाल का आंसर 73 है, मेरा पहला ऑप्शन सही है भाई। देख लो आप सवाल, ऐसा सवाल सीडीएस में आया हुआ है, वहां थोड़ा डाटा इजी था, ये थोड़ा डाटा जो है बढ़िया है। ठीक है जी, समझ में आएगा, गजब का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 15। 4% दर से 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 228 रुपए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन है जो हमने आपके टेस्ट में डाला है। करो, बहुत बढ़िया सवाल। 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस दिया है। जब भी ऐसा सवाल आए, चाहे 3 साल का सीआईएसआई निकालना हो या डिफरेंस दिया हो, ये गोल्डन रेशियो आप याद कर लो बेटा, 331। 331 ये 3 साल के सीआई निकालने का तरीका है। ब्याज की दर 4% है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। 1/25 बटे 25 आ रहा है। तो भैया मैंने बटे 25 की शक्ल देख के ये मान लिया कि माना जो प्रिंसिपल है 25 का क्यूब है, ये मैंने मान लिया। माना प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, मैंने बटे 25 की शक्ल देख के। देखो ये कहां से आता है, यहां बटे 25 आ रहा, ब्याज की दर है 4%, 1/25। 3 साल की कहानी है तो आप पावर 3 मान लेते, 4 साल की होती पावर 4 मानना पड़ता, क्योंकि हमें ना बार बार 4% कैलकुलेट करना है भाई। ये जो कैलकुलेशन है ये वाली, यही 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस देगी, ये वाली कैलकुलेशन। मैंने प्रिंसिपल को 25 का क्यूब मान ला। अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, ब्याज की दर 4% यानी कि 1/25 है, तो इसका 1/25 करते जाओ। 25 क्यूब का 1/25 करेंगे 25 का स्क्वायर, 25 स्क्वायर का 1/25 करेंगे 25, 25 का 1/25 करेंगे 1। ये आ गया मेरे भाई। और यहां इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 25 दिया 75, 1 एकम 1 76, यानी कि 75 और 1 76, 76 हो गया। बोले हाँ, आप बोलोगे सर वेरी गुड सर, दिल गार्डन गार्डन हो गए, 76। तो यही 3 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस है। अगर प्रिंसिपल 25 का क्यूब है, ब्याज की दर 4% है, तो 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 76 है। 76 की वैल्यू सवाल में 228 रुपए दी है बच्चों। कितने गुना? 210 और 18, 3 गुना है, बिल्कुल साफ साफ 3 गुना। ये 3 गुना हो रहा है। आपसे पूछा है मेरे बंधु मूलधन, तो मूलधन है 25 का क्यूब यानी कि 15,625। 15,625 का भी 3 गुना होगा, और यही आंसर है, यानी कि 45,000 और 1,875। 46875 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो जितने बढ़िया सवाल हैं उससे ज्यादा बढ़िया मैं आपको तरीके बता रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, और मैं देखो जीडी तक का सवाल मैंने डाला है ना, प्रीवियसर के क्वेश्चन भी है। ये सबसे खास बात बनाती है कि भैया प्रीवियसर का आपको मैं इजी सवाल भी डालूंगा, कांस्टेबल का हाई अच्छा सवाल भी डालूंगा, नया सवाल भी डालूंगा, देखो नया सवाल, और मेरे भाई जीडी का सवाल भी डालूंगा, और आपको करने में मजा भी आ जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर भंडार है बेटा। अगर मैं पिछले 5 साल के देखूं तो मेरे पास 50,000 सवाल हैं प्रीवियस ईयर के। प्रीवियस ईयर के 50,000 में से अच्छे अच्छे सवाल छांट के ही तो मुझे कंपाइल करने हैं। 2 सर्कल के रेडियस 6 और 9 है,
उनकी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई 20 है, तो सेंटर के बीच की दूरी बताओ। बिल्कुल बेसिक सी बात। देखिए, अगर दो सर्कल की रेडियस R1 R2 है, आपसे पूछा है दोनों के सेंटर के बीच की दूरी यानी कि d। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दी हुई है। देखो, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकालने का फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है √d² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसे बोलते हैं कि दो सर्कल है ना, ये जो दो लाइन है ये बोली जाते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। समझ में आया? चलो, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लंबाई यहां पर 20 है, सेंटर के बीच की दूरी d आपको निकालनी है, माइनस R1 प्लस R2 क्या आएगा भैया? 6 और 9 15, 15 का होल स्क्वायर। ये बताइए, ठीक है। तो 25 आ गया मेरे भाई, डी ऑप्शन सीधा, क्योंकि 15 20 25 ट्रिपलेट होता है। 15 20 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, सबसे बड़ी भुजा 25 है। 25 के वर्ग में से 15 का वर्ग घटाएंगे, 25 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाएंगे तो 20 का स्क्वायर आएगा, अंडर रूट लेंगे 20, ठीक है ना। 15 20 25 का ट्रिपलेट लग रहा था, तो यहां भी आप कैलकुलेशन में अपना समय बचाइए। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 करो। 15 आदमियों में से पहले 14 आदमियों का एवरेज वजन 80 किलो। एवरेज का सवाल आ गया। एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 14% अमंग 15% इज 80 kg। द वेट ऑफ 15th person is 42 kg more than the average weight of all 15%. Find the weight of 15th person. देखो, इस सवाल की तो शानदार मेरे भाई ट्रिक है। 15 लोग हैं, 15 लोगों में से जो पहले 14 लोग हैं, हमारे पास कुल 15 लोग हैं, 15 लोगों में से जो पहले 14 लोग हैं उनका एवरेज वजन है 80 किलो, 80 kg। और जो 15वां आदमी है यानी कि जो लास्ट 15th पर्सन है, इसका जो एवरेज वेट है, 15th पर्सन का जो वेट है वो सभी आदमियों के एवरेज वेट से 42 किलो ज्यादा है। यानी कि सारे के सारे, अगर 15 लोगों का एवरेज वजन ए है, सारे के सारे सभी लोगों का, सभी 15 लोगों का अगर एवरेज वजन ये है, तो इस 15वें आदमी का जो वजन है सभी लोगों के एवरेज से 42 किलोग्राम ज्यादा है। इसका ए प्लस 42 है। 15th पर्सन का वजन क्या है मेरे भाई? सभी लोगों का एवरेज वजन ए है, तो ये भी ए ही बना लेते हैं यहां, लेकिन 42 किलो ज्यादा हो रहा है 15th आदमी का। अगर ये 42 किलो वजन 15वें आदमी से निकालकर इन पहले 14 लोगों में बराबर बांट दिया जाए, मेरे भाई ध्यान सुनना, 15वें आदमी का वजन सभी लोगों के एवरेज से 42 किलो ज्यादा है। ये 42 किलो का वजन 15वें आदमी से छुटा के इन 14 लोगों में बराबर बांट दिया जाए, तो भैया इन 14 लोगों का एवरेज कितना बढ़ जाएगा? इन 14 लोगों का एवरेज 14 तिया 42, ये 3 बढ़ जाएगा, यानी कि 83 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 83 kg। अब आप ये देखो, सभी लोगों का वजन ए है, 15वें आदमी का वजन भी, सभी लोगों का एवरेज वजन ए है, 15 आदमी का एवरेज वजन भी ए है, इन सभी 14 लोगों का, इन बाकी 14 लोगों का एवरेज वजन भी 83 kg, यानी कि यही तो ए जो है यही तो 83 की वैल्यू होगी। समझ में आया ना? ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यही 83 kg आपका ए होगा। यानी कि सभी लोगों का एवरेज पूछेगा तो 83 kg आएगा, लेकिन पूछा 15वें आदमी का वजन, तो 15वें आदमी का वजन सभी लोगों के एवरेज वेट से 42 kg ज्यादा, यानी कि 83 प्लस 42 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 125 किलो। तो सवाल का आंसर है यहां पहला ऑप्शन 125 किलो। अच्छा सवाल है दोस्तों, मजा आया होगा करके। आगे चलते, ये बताओ 17 क्यूब माइनस 7 क्यूब बटे 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस के बराबर 10, के का मान 119 आ गया मेरे भाई। ये तो बेसिक क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, इसमें कंसेप्ट लग रहा है ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए माइनस बी आएगा। बस यहां ए की जगह 17, बी की जगह 7, 17 माइनस 7 10 है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर के क्या आएगा? 17 गुणा 7, ए भी होना चाहिए 119। आइए सवाल नंबर 19 से आपके सामने रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम का। बताओ बच्चों, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। हां जी,
एक शो के टिकट का प्राइस पेरेंट्स के लिए 7.5 रुपए, बच्चों के लिए 3 रुपए है, 3 रुपए फॉर एवरी चिल्ड्रन। कुल 5925 रुपए कलेक्ट होते हैं 952 टिकट्स की सेल से। 952 टिकट बिके, 5925 रुपए कलेक्ट हुए। तो बताइए, फाइंड नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, देन फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, देन फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड टू चिल्ड्रन आएगा ना, बेचे गए बच्चों के टिकटों की संख्या, सोल्ड टू चिल्ड्रन, ये ठीक कर लीजिएगा यहां पे। कुल अगर 952 टिकट्स बिके हैं तो पूछा बच्चों को कितने टिकट बेचे गए हैं। ये सवाल एलिगेशन से हो जाएगा, पर डाटा ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, ब्रेक करके आपको बता देता हूं। देखो भाई, एक शो का टिकट है, अगर उसको पेरेंट्स देखते हैं तो पेरेंट्स का टिकट का प्राइस पड़ेगा 7.5 रुपए, है ना, मम्मी या पापा किसी का भी। लेकिन बच्चे का टिकट है तो बच्चे का टिकट होगा भैया 3 रुपए का, 3 रुपए का। कुल टिकट बिके 952, ठीक है जी, और उससे कितना पैसा कलेक्ट हुआ, 5925 रुपए, 5925 रुपीस कलेक्ट हुआ। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ सर। पूछा है बच्चों को कितने टिकट बिके हैं, बच्चों के, तो पेरेंट्स का टिकट 7.5 रुपए का है, बच्चे का 3 रुपए का, तो 3 रुपए का ब्रेक करके हम ऐसे नहीं लिख सकते, 7.5 रुपए माइनस 4.5 रुपए, क्या ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, बोलो लिख सकते हो। आप एक बात बताओ, पेरेंट्स का टिकट भी 7.5 रुपए का है, बच्चे का टिकट भी 7.5 रुपए का है, तो हर टिकट का प्राइस 7.5 रुपए हो गया। टिकट बिके कितने, 952, तो 952 टिकट से कितना पैसे इकट्ठा होगा, एक टिकट 7.5 यानी कि 15/2 रुपए का है, तो 952 टिकट से कितना इकट्ठा होगा, गुणा कर दीजिए, 2 से जाएगा मेरे भाई, यह आ जाएगा 476 गुणा 15, 476 की 15 में गुणा करेंगे तो 15 चौका 60, 6000, 15 सत्ते 1050 और 15 छिक्का 90, 1050 और 90 यानी कि 1140 हो जाएगा। तो आएगा ये 7140, 7140 का कलेक्शन होगा। अगर हर टिकट का प्राइस 7.5 रुपए है तो सारे 952 टिकटों की बिक्री से 7140 रुपए इकट्ठा होंगे टोटल। लेकिन एक्चुअल में सभी टिकट के प्राइस से कलेक्शन कितने का हुआ, 5925 रुपए का। तो कितना कलेक्शन कम हुआ भाई, टोटल टिकट की सेल होनी चाहिए 7140 रुपए की, लेकिन एक्चुअल में टिकट बिके कितने, 5925 रुपए के। तो कितना कलेक्शन कम हुआ है मेरे भाई, घटाओ, ये आएगा 15 और 71 माइनस 59 12, 1215 रुपए का कलेक्शन कम हुआ। वाई दिस कम कलेक्शन, ये कम कलेक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे भाई हर बच्चे का टिकट 4.5 रुपए सस्ता है, हर बच्चा 4.5 रुपए कम देता है, उसी की वजह से 1215 रुपए टोटल कम इकट्ठा हुए हैं। तो यानी कि बच्चे कितने होंगे, 1215 को 4.5 से डिवाइड कर दीजिए, खेल खत्म। अभी डेसिमल से 0, 45 से जाएगा, 45 दूनी 90, बचेगा 21 10 31 315, तो 45 सत्ते 315 यानी कि 270 बच्चे। तो टोटल 270 बच्चे हैं, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ये होता है बिना एलिगेशन वाला ब्रेक करने का तरीका। गजब सवाल है मेरे भाई, ये गजब, ठीक है ना, और तरीका उससे भी शानदार है। आगे आ जाइए, सवाल है आपके सामने 20, करो। 2 कैंडिडेट के बीच चुनाव में 30% ने वोट नहीं डाला, डाले गए वोटों में से 20% इनवैलिड हैं। जीतने वाले को वैलिड वोट का 64% मिला और वो 3136 वोटों से जीता। तो पूछा वोटिंग लिस्ट में वोटर्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, मैंने मान लिया n वोटर्स है, यही आपको निकालना है। बताओ कैसे करेंगे, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सक्सेसफुल तो है, एक लाइन का सवाल। इलेक्शन का सबसे फेमस क्वेश्चन यही है। मान लीजिए कि चुनाव में टोटल n वोटर्स हैं, ठीक है, 30% ने वोट नहीं डाला तो 70% ने वोट डाला है। 100% में से 30% ने वोट नहीं डाला तो बाकी 70% यानी कि 7/10 इतने लोगों ने वोट डाला, ये डाले गए वोट हैं। अब जितने वोट डले उसमें से 20% इनवैलिड है, डाले गए वोटों में से 20% इनवैलिड है, तो बाकी का 80% वैलिड है। 80% यानी कि 4/5, तो डाले गए वोटों का 4/5 वैलिड वोट्स हैं।
तो ये आपके सामने लिखा हुआ है वैलिड वोट, ये वैलिड वोट लिखा हुआ है। अब देखो, जीतने वाले को वैलिड वोट का 36% नहीं 64% मिला, 64 जीतने वाले को, तो हारने वाले को 100 माइनस 64 36% आएगा। हाँ, हारने वाले को वैलिड वोट का 36% मिला। क्या बात सही है? अगर विनर को वैलिड वोट का 64% है तो 100 में से 64 है, हारने वाले को वैलिड वोट का 36%, तो विनर कितने वोटों के डिफरेंस से जीत रहा है? ये 64 माइनस 36 आ जाएगा आपका 28। तो वैलिड वोट के 28% के डिफरेंस से जीता। 28% यानी कि कितना? 4%, 1/25, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25। तो वैलिड वोट के 28% के डिफरेंस से जीता। सवाल में दिया कि 3136 वोटों के बहुमत से जीता। ये कितने वोटों के बराबर होना चाहिए? 3136 वोटों के। और ये एक स्टेप में आपका आंसर है, जस्ट कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है बाबरे। तो देखो 7 सत्ते 49 से काटेंगे हम लोग, 49 यानी कि 50 छिक्का 300 से 6 कम 294, तो 49 छिक्का 294 बचेगा 13 और 6 19 196, 49 चौका 196, ठीक है जी। 4 से 64 जाएगा 16 बार। उसके बाद n की वैल्यू कितनी आएगी? गुणा कर लो, 16 गुणा 25 400 और ये 5 2 50, तो 50 गुणा 16 गुणा 25 400, तो 4 पंजे 20 हो गया ना, 20,000 आ गया भाई। 20,000 ही सवाल का आंसर है। बेसिक क्वेश्चन, ऑप्शन है यहां पे बी वाला करेक्ट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बस हमने। आइए, ठीक है जी, चलो। हाँ जी, देखो ये तो मैं आपको लाइव टेस्ट करा रहा हूं जो सभी बच्चों के लिए फ्री है। कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो रिजर्व है मेरे भाई, जिसके लिए आपको बहुत मिनिमल सा अमाउंट देना पड़ेगा टेस्ट देंगे एप्लीकेशन पर, क्योंकि जो टॉपर्स भाई टेस्ट बना रहे हैं, जीएस का टेस्ट, रीजनिंग का, इंग्लिश का, वो तो वही बना रहे हैं। ऑलरेडी जो बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं, जो काफ़ी 1 साल से कंटेंट पे काम कर रहे हैं, मैथ्स वाला मैं बना रहा हूँ, तो आपको उन टॉपर्स के क्वेश्चंस के पे करने की जो है वो फीस देनी पड़ती है उनको बनाने की। तो 199 में टेस्ट रैंकिंग पर एक बहुत सस्ती और सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज मिल रही है। 30 टेस्ट है मेरे भाई इसमें, पूरे का सॉल्यूशन आपको मिलेगा और 10 इसके सेक्शनल टेस्ट भी देंगे बाद में। तो मेरी आपसे सलाह है कि एग्जाम से पहले पहले जितना मैक्सिमम हो सके प्रीवियस ईयर के टेस्ट, ऑल इंडिया लाइव टेस्ट फ्री तो सारे लगाने ही है, और ये 30 टेस्ट लगा लो, इतना ही काफी रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है बच्चे। चलिए अगला, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनका रेशियो 13-15, संख्याओं का एलसीएम बताओ। भाई अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, एलसीएम इसमें कुछ भी नहीं है मेरे भाई, एलसीएम एचसीएफ तो कटेगा ही कटेगा, और एलसीएम 13 और 15 का भी मल्टीपल होना चाहिए, तो 12 गुणा 13 गुणा 15 ये आ जाएगा, है ना। 12 गुणा 15 180 गुणा 13 आ जाएगा बच्चों, 1800 और 540, 2340 आंसर है। बिल्कुल बेसिक सवाल। सवाल नंबर 22, एक वस्तु पर 26,000 के मार्क प्राइस पर 18% की छूट है। 18% की अतिरिक्त सीजन छूट देने के बाद वस्तु 16,000 रुपए में बेची जाती है। सीजन छूट का मान 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। मैं अगर कहूं कि अर्थमेटिक के टॉप 10 सबसे ज्यादा पूछे आने वाले सवालों में से, तो कोई गलत बात नहीं होगी भाई। एक वस्तु का मार्क प्राइस है मेरे भाई 26,000 रुपए, कितना है 26,000 रुपीज एक वस्तु का एमआरपी है। अब जो है इस वस्तु के मार्क प्राइस पर 18% की छूट दी जाती है। 100% पर 18% की छूट दोगे तो कीमत कितनी रह जाएगी? 82%, यानी कि 0.82, या 18% डिस्काउंट देने के बाद है। अब इसी प्राइस पर एक और सीजनल डिस्काउंट दिया गया और वही आर्टिकल अब 16,000 रुपए में बेच दिया गया, तो आपसे पूछा वो सीजन डिस्काउंट कितना है, यानी कि इस प्राइस को और कितने परसेंट कम किया गया। इसके लिए क्या करो आप, रेशियो निकाल लो मेरे भाई, ठीक है जी। तो डेसिमल से, सॉरी यहां डेसिमल से ये 2 जीरो कट जाएंगी ना, 2 डेसिमल है, और 1 जीरो से ये 1 जीरो, और भी कुछ कटेगा, 4 से कट जाएगा। देखो 4 मतलब 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे पहले 13 और ये 41, और यहां मेरे भाई 2 दूनी 4 से काटेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 गुणा 41 क्या आएगा, 13 चौका 52, 520 और 13 533, और कुछ कटेगा नहीं, तो 533 रेशियो 400 ये आ गया बच्चे। यानी कि अल्टीमेटली 533 का सामान 400 में बिका, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 133 का।
कितने के समान पर? 533 के समान पर। और परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। और ये बहुत भयानक डिवाइड है मेरे भाई, हमें लेना पड़ेगा ऑप्शन का सहारा, क्योंकि ये अप्रोक्स है। देखो ऑप्शन दूर दूर है, 21, 24, 22, 35। देखो 35 तो आएगा नहीं, क्योंकि 30% से कम है। 500 का 30% 150 होता है, 133 है। 25% के करीब आएगा। 533 का 25% क्या आएगा मेरे भाई? 125 और 8, बिल्कुल सही, 25% के करीब आएगा। यही आंसर है, पहला ऑप्शन। देखो दोस्त, 533 का मतलब होता है 500 प्लस 33। अगर मैं इसका 25% निकालू तो 500 का 25% 125। 33 का 25% क्या आएगा? 25% यानी कि 1/4। 33 का मतलब 32, 32 का 1/4 8, यानी कि लगभग 133 आ गया ना है। 533 का 25%, तो 533 का 25% है लगभग ये। तो 25 के करीब एक ही आंसर है ये, 24.95। ऐसे करनी है कैलकुलेशन, ये नहीं कि 100 से गुणा करो परसेंटेज का साइन। एक यूनिवर्सिटी में 500 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें केवल मेल और फीमेल हैं, 60% महिलाएं हैं। महिलाओं की एवरेज हाइट 162 है, मेल की एवरेज लंबाई 168 है। पूछा है व्हाट द एवरेज फैकल्टी हाइट ऑफ यूनिवर्सिटी, पूरी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की एवरेज हाइट। देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, डेविएशन का सवाल है। एक जो है यूनिवर्सिटी में मेल फैकल्टी है और फीमेल फैकल्टी है। फीमेल फैकल्टी 60% है, इसका मतलब मेल फैकल्टी बाकी के 40% है। यानी कि मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो कितना है? 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2:3 मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो है। अब इनकी एवरेज हाइट निकालेगी, तो भैया एवरेज हाइट आई है महिलाओं की 162 सेंटीमीटर, 162। और मेल की एवरेज हाइट है 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर। तो पूछे पूरी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की, यानी कि मेल प्लस फीमेल की एवरेज हाइट क्या होगी? मेल प्लस फीमेल की। यहां एलिगेशन भी लग जाएगा, पर मुझे डेविएशन ज्यादा पसंद है। फीमेल की एवरेज हाइट है 162, मेल की है 168। तो क्या 168 को ऐसे नहीं लिख सकते ब्रेक करके? 162 प्लस 6 ब्रेक करके ऐसे लिख सकते? अब आप खुद बताओ भैया, मेल की एवरेज हाइट भी 162 है, फीमेल की भी 162 है, तो यानी कि 162 तो होगी सारी फैकल्टी की, प्लस यहां दो मेल की एवरेज हाइट 6 सेंटीमीटर ज्यादा है, 2 6 12, ये एक्स्ट्रा है। और ये एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी में बटेगा। टोटल फैकल्टी कितने? मेल प्लस फीमेल 2 और 3 5, 5 में डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से 12 जाएगा 2.4, और 162 में 2.4 जोड़ेंगे तो 164.4 सेंटीमीटर। ये पूरी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी की एवरेज हाइट आ जाएगी, और इससे आसान तरीका है नहीं। ठीक है जी, 162 168 के बीच में ही आएगा आंसर। चलो ये बताओ, एक कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो 3:4 है, इसका वॉल्यूम 301.44 मीटर स्क्वायर है, तो कोन की स्लांट हाइट बताओ। पाई बराबर 3.14 का यूज करो। देखो मेरे भाई, एक कोन की रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है 3:4, 3:4, तो कोन की स्लांट हाइट कितनी होगी मेरे भाई? 5। 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट, यानी कि स्लांट हाइट 5 होगी, और सारे ही ऑप्शन 5 के मल्टीपल हैं। मैंने पीवाईक्यू सीरीज में क्लास ली है मेंसुरेशन 3D की। ये देखिए, ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। हर एक चैप्टर के बेस्ट 25-25 क्वेश्चन, इसकी लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे हम बाद में। यहां देखो मेंसुरेशन 3D के 2D के ऐसे ऐसे तरीके मैंने सिखाए, बिना एक्स माने कैसे करना है, हवा में कैसे उड़ाना है सवालों को, कैलकुलेशन कैसे कम करनी है, रेशियो वाले सवाल का जानदार तरीका, जाके देखिएगा मेरे दोस्ती क्लास। अब यहां पे रेडियस हाइट स्लांट हाइट का मैं रेशियो पता चलेगा। रेशियो दिया है, एक्स मानने की कोई जरूरत नहीं है, वॉल्यूम है ना सवाल में, तो आप रेशियो के हिसाब से वॉल्यूम निकालो। कौन का वॉल्यूम होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई लेना है 3.14 आर स्क्वायर। रेडियस यहां पे कितनी है मेरे भाई? रेडियस है 3, 3 का स्क्वायर 9, इंटू हाइट एच, एच कितना यहां पे 4। ये रेशियो के हिसाब से कौन का वॉल्यूम आएगा, रेशियो के हिसाब से इसको सर्कल में लिखो। जबकि एग्जैक्ट वॉल्यूम है कितना? 301.44 मीटर स्क्वायर। ये है मेरे भाई मीटर क्यूब होना चाहिए यार, ये मीटर क्यूब होगा ये वॉल्यूम, वॉल्यूम है ना मीटर क्यूब। ठीक है, अब बताओ मेरे दोस्त,
2 डेसिमल से यहां पे 2 डेसिमल हटा देंगे, 3 से 9 आपका 3 बार, और ये हो जाएगा जी 3 चौक 12, 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 6 1 12 पंजे 60, एक बच गया 12 एकम 12, 2 12 दूनी 24, 2512। 314 से 2512 साफ साफ कट गया 8 बार, 308 2400 14 8 512 8 बार कट गया, तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8 मीटर क्यूब। ये आ गया रेशियो के हिसाब से, यही करना होता है मुझे। देखो वॉल्यूम नापते हैं मीटर क्यूब में, वॉल्यूम का मल्टीपल 8 गुना है, 8 गुना, लेकिन जो डायमेंशन है रेडियस हाइट स्लांट हाइट ये नापते मीटर में, मीटर में नापते मेरे भाई, तो मीटर का मल्टीपल क्या होगा, लेंथ का मल्टीपल दुगुना। अरे मीटर की पावर 1, मीटर की पावर 3, 2, 2 का क्यूब 8, यानी कि हर चीज दुगुना होगी। अगर आपको स्लांट हाइट निकालनी है तो स्लांट हाइट भी 5 का दुगुना होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, और ये सवाल का आंसर आ जाएगा मेरे भाई 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। खत्म। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई आज के टेस्ट का, सवाल नंबर 25। मिश्रण का लग रहा है सवाल, बनाओ। एक बर्तन में 100 लीटर प्योर दूध है, 10 लीटर दूध निकाला उसकी जगह पानी डाला, अब 20 लीटर मिश्रण निकाला उसकी जगह उतना ही पानी मिला दिया। अब मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी कि यहां से तो नया सवाल आ गया। अब मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है जिससे परिणामी मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:2 हो जाए, रिजल्टेंट मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:2 हो जाए, x का मान क्या है। देखो हमारे पास एक बर्तन में 100 लीटर प्योर मिल्क है, स्टार्टिंग में क्या था 100 लीटर प्योर मिल्क। अब हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, इसमें मिल्क निकाल रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो मिल्क की क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो मुझे बताओ मिल्क बाद में कितना रहेगा। हमारे पास स्टार्टिंग में 100 लीटर प्योर मिल्क था, मैंने 10 लीटर निकाला, 100 में से 10 लीटर निकाला 1/10, तो कितना बचेगा 9/10। फिर क्या किया मेरे भाई, उसकी जगह पानी मिला दिया। बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाला, 100 लीटर है, 100 लीटर में से 20 लीटर निकाला 1/5, तो कितना बचेगा मेरे दोस्तों 4/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1/5 निकाला 4/5 बचेगा, ये बचा मेरे भाई 9 चौक 36 दूरी 72 लीटर, यानी कि अब बर्तन में 72 लीटर मिल्क है। अब जो हमारे पास बर्तन है उसमें मिल्क 72 लीटर है, तो भाई पानी कितना होगा, पानी होगा 28 लीटर, क्योंकि टोटल मिश्रण की क्वांटिटी अब भी 100 लीटर ही रहेगी। स्टार्टिंग में 100 लीटर प्योर मिल्क था, 10 लीटर मिल्क निकाला पानी मिला दिया, फिर 20 लीटर मिश्रण निकाला पानी मिला दिया, तो आप जितना मिश्रण निकाल रहे उतना ही पानी मिला रहे। तो स्टार्टिंग में अगर 100 लीटर था प्योर मिल्क तो अब भी मिश्रण रहेगा लेकिन 100 लीटर ही रहेगा, जिसमें मिल्क 72 है, पानी 28 लीटर है। बोला है अब इस मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है, अब इस मिश्रण में x लीटर पानी मिलाया जाता है जिससे कि दूध पानी का रेशियो मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए, मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। बताओ x का मान क्या है मेरे भाई, हम पानी मिला रहे मिल्क नहीं मिला रहे, मिल्क सेम हो रहना चाहिए। मिल्क 72 लीटर था, अब भी 72 होगा, 3 को 72 बनाना है तो इसको 24 से गुणा करना पड़ेगा, 24 से गुणा करना पड़ेगा, 24 तिया 72 और ये आ जाएगा 24 दूनी 48 लीटर। यानी कि मेरे भाई अगर मिल्क वाटर का रेशियो 3:2 करना है तो 72-48 होना चाहिए, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी सेम रहेगी। आपने मिल्क नहीं मिलाया, पानी मिलाया आपने, पानी 28 से 48 हो गया, तो पानी कितना मिलाया आपने 20 लीटर, 20 लीटर ही सवाल का आंसर है। बहुत बेसिक सवाल, ऑप्शन नंबर बी। मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, आप शॉर्ट में भी लिख के कर सकते हो, ठीक है जी। इसी के साथ आज की ये क्लास होती है दी एंड, समाप्त, टाटा बाय बाय, ठीक है। मजा आया होगा, सवाल अच्छे लगे हैं, सॉल्यूशन अच्छे लगे हैं तो भैया वीडियो को लाइक करिए और इंतजार करिए इसी तरीके से अगले हफ्ते एक और शानदार नया मॉक टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पे आने का। सब बच्चों के पास टेस्ट रैंकिंग ऐप होनी चाहिए, बहुत जल्दी 20 लाख बच्चे उससे जुड़ जाएंगे मेरे भाई। और जो सीरियस बच्चे हैं फ्री टेस्ट प्रीवियस ईयर के उस पर डले हुए जाके लगाओ, ठीक है। धन्यवाद, बाय।